नमस्कार, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं और आज हम 25 क्वेश्चन एमसीक्यू लेके आए हैं, वो भी एंग्लो सेक्शन पीरियड के। एंग्लो सेक्शन पीरियड की अगर हम बात करें तो ये इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट पीरियड कहलाता है और मैं ढूंढ के लाया हूं वो 25 क्वेश्चन जो पहले कभी PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने थे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सबका इंतजार कर रहा है और पहला क्वेश्चन है विच इज कंसिडर्ड द नेशनल एपिक ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम द एंग्लो सेक्शन पीरियड। इनमें से चार में से किसको नेशनल एपिक ऑफ इंग्लैंड बोला जाता है एंग्लो सेक्शन पीरियड के टाइम का? तो आप सबको पता होगा ये हमारे बेवुल्फ जी हैं, मतलब कि बेवुल्फ एक रचना है वो नेशनल एपिक बन चुकी है इंग्लैंड की। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है और सेकंड क्वेश्चन है विच इज द अर्लीस्ट नॉन इंग्लिश पोएम। कौन सी पोएम ऐसी है जिसको अर्लीस्ट यानी कि बहुत ही पहले का माना जाता है? तो वैसे तो एंग्लो सेक्शन की अगर हम बात करें तो ये सभी पोएम एंग्लो सेक्शन की है, लेकिन अर्लीस्ट यहाँ पर पूछा है तो अर्लीस्ट यहाँ पर कैडमन्स की हिम्न होगी। क्यों? क्योंकि कैडमन को फर्स्ट पोइट भी बोला जाता है और इनकी हिम्न को फर्स्ट रचना बोला जाता है, अर्लीस्ट पोएम बोला जाता है। तीसरा क्वेश्चन हम सबके सामने है द लैंग्वेज ऑफ एंग्लो सेक्शन लिटरेचर इज नॉन एज। अगर हम बात करें लैंग्वेज की तो कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी? ओल्ड इंग्लिश होती थी कि मिडिल इंग्लिश होती थी कि लैटिन होती थी कि नॉर्मल फ्रेंच होती थी? तो आप सबको पता है 1150 तक हमारी ओल्ड इंग्लिश रही है, 1150 से लेके 1500 तक हमारी मिडिल इंग्लिश रही है और 1500 से लेके आज तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसको मॉडर्न इंग्लिश बोला जाता है। तो राइट आंसर हमारा इसमें कौन सा होगा? ओल्ड इंग्लिश हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर आप पढ़ के आए होगे तो अच्छा लगेगा ही लगेगा, नहीं पढ़ के आए होगे तो नहीं लगेगा, ये बिल्कुल पक्का है। नेक्स्ट है इन बेवुल्फ हु इज द मॉन्स्टर दैट टेरराइजेज ह्यूरोट। बेवुल्फ नाम की कहानी में जिसके राइटर का पता नहीं है यानी कि अननोन है, उसमें कौन ऐसा मॉन्स्टर है, कौन ऐसा राक्षस है जो डरा रहा है ह्यूरोट को? ह्यूरोट यानी कि वहां पे जो सभा लगी है उसको डरा रहा है। तो राक्षस हमारे हैं ग्रैंडल, जो कर देते हैं पूरा गड़बड़। आप सबको याद रखना है गड़बड़ से हैं ग्रैंडल, यही हमारा पूरा गड़बड़ खेल कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंग्लो सेक्शन पोएट्री। कौन कैरेक्टरिस्टिक है एंग्लो सेक्शन पोएट्री का, यानी कि इसमें क्या खास था? तो आपने अगर पढ़ा होगा तो इसमें खास है एलिट्रेशन। एलिट्रेटिव पोएम्स हुआ करती थी यहाँ पे, तो राइट आंसर इज एलिट्रेशन। आगे बढ़ते हैं, अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या खास है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोएम डिस्क्राइब्स अ लेमेंट ओवर द पासिंग ऑफ यूथ एंड द लॉस ऑफ ग्लोरी इन बैटल। ये तो बड़ा आसान है, किस में मतलब जब एक युवा खत्म हो जाता है तो उसके ऊपर थोड़ा रोना धोना चल रहा है, लेमेंट चल रहा है, तो वो हमारी आंसर है द वॉन्डरर। इसको आप पढ़ें, एंग्लो सेक्शन की बहुत ही शानदार रचना है, एक बार समय निकाल के जरूर पढ़ें। अभी तो हम दनादन करते चले जा रहे हैं क्वेश्चन, इसीलिए किसी टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं। हु इज द किंग ऑफ डेन्स इन बेवुल्फ। बेवुल्फ कहानी पढ़ी है कि नहीं? अगर पढ़ी है तो आपको पता ही होगा, वहां पे डेन का राजा था। डेन का राजा कौन था? ह्योर्थगर। ये हमारे डेन्स के राजा थे और इन्होंने ही बढ़िया एक ह्यूरोट लगा रखा था जहां पे चल रही थी पार्टी, लेकिन पार्टी में पूरी गड़बड़ कर दी थी हमारे ग्रैंडल महाराज, यानी कि किसने? उस मॉन्स्टर राक्षस ने गड़बड़ कर दी थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। एंग्लो सेक्शन लिटरेचर ऑफन फोकस्ड ऑन थीम ऑफ। किसके ऊपर एंग्लो सेक्शन लिटरेचर फोकस करता है? लव एंड रोमांस के ऊपर, वॉर एंड हीरोइज्म के ऊपर, नेचर एंड ब्यूटी के ऊपर, या स्पिरिचुअल रिडेम्पशन के ऊपर? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कौन सा होगा? लव एंड रोमांस होगा नहीं, नेचर एंड ब्यूटी होगा नहीं, ये तो बाद में आया था। नेचर एंड ब्यूटी तो खैर इसमें आया था, रोमांटिक पीरियड्स में आया था। तो वार एंड हीरोइज्म होगा, क्योंकि वहां पर युद्ध और किसी को हीरो दिखाया जाता था कि ये हमारा बेवुल्फ हीरो है, या बेवुल्फ हीरो है, या दूसरे ऐसे वर्क हैं जिसमें हीरो दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 ये क्या कह रहा है? द पोएट कैडमन इज नोटेबल फॉर बीइंग। पोएट जो कैडमन साहब हैं, इनको किस लिए जाना जाता है? क्या इन्होंने किया है? भैया इन्हें क्या नहीं किया है? द फर्स्ट नॉन क्रिश्चियन पोएट है इंग्लैंड के, इसीलिए इनको ऐसे हल्के फुल्के में नहीं लेना है। इनका सही आंसर होगा द फर्स्ट नॉन क्रिश्चियन पोएट इन इंग्लैंड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा तैयार कर रहा है व्हाट इज कैनिंग इन एंग्लो सेक्शन पोएट्री। तो कैनिंग क्या है? तो भैया कैनिंग हमारी रिडल है, फॉर्म ऑफ मेटाफोर है।
ये हमारा राइट आंसर होगा। मेटाफॉर जी, अ फॉर्म ऑफ मेटाफॉर मतलब रिडल ऐसी होती है, अ फॉर्म ऑफ रिडल मेटाफॉर मतलब कि इस तरह से यूज की जाती है कि रिडल फॉर्म में, है ना, याद रखना इस बात को। लेकिन ये एंग्लो सेक्सन टाइम पे ही यूज होती थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। बिच बर्ग रिकाउंट्स द हीरोइक डीड्स ऑफ वॉरियर हु डिफीट्स ग्रैंडल, ग्रैंडल्स मदर एंड ड्रैगन। ये नहीं बता पाओगे तो फिर क्या बता पाओगे, क्योंकि हम जब से यही तो पढ़ रहे हैं। कौन सा वर्क है जिसमें ग्रैंडल की बात की गई है, ग्रैंडल की माँ की बात की गई है, ड्रैगन की बात की गई है? अरे हमारे बीओवल्फ कक्का जी हैं, तो यहाँ पे ये सही आंसर क्या होगा? वेवल्फ होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। एंग्लो सैक्सन सोसाइटी वाज प्राइमरली, एंग्लो सैक्सन के टाइम पर जो सोसाइटी थी वो कौन सी थी? वहां पे एग्रेरियन होते थे, फ्यूडल होते थे, क्रिश्चियन होते थे, या वॉरियर वेस होते? तो अभी बता दो था, उस समय तो लड़ाई झगड़े के अलावा कोई काम ही नहीं चलता था, तो इसलिए आंसर क्या होगा? वॉरियर वेस होगा, कि उस समय योद्धा वगैरह मिलते थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलीजियस पोएम फ्रॉम द एंग्लो सैक्सन पीरियड? कौन सी रिलीजियस पोएम है एंग्लो सैक्सन पीरियड की? तो आपको पता होगा द ड्रीम ऑफ द रूड, जिसमें रूड मतलब होता है क्रॉस का निशान जो हमारे प्रभु यीशु जी हैं वो पहने रहते हैं, वो एक रिलीजियस पोएम है। भैया क्रिश्चियन का टाइम है उस समय, तो क्रिश्चियन पोएम का भी नाम चलेगा ही चलेगा, इसीलिए द ड्रीम ऑफ द रूड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, व्हाट इज द थीम ऑफ द सी फारर? सी फारर में किसकी बात की गई है? भैया अगर आपको इसके बारे में जानना है तो पढ़ना पड़ेगा, है ना। बिना पढ़ाई के कोई भी, चाहे राघवेंद्र सर हो या कोई भी सर हो, आपका कुछ नहीं करवा सकते हैं। तो सी फारर आपने अगर पढ़ी होगी तो आपने उसमें बात की गई होगी कि बनवास और इच्छाओं की बात की गई है, तो एक्साइल एंड लॉन्गिंग की बात की गई है, इसलिए राइट आंसर इज एक्साइल एंड लॉन्गिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पहले कभी पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 15th क्वेश्चन, विच इन्वेडर्स ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड एंग्लो सैक्सन लिटरेचर एंड कल्चर इन द 9th सेंचुरी में कौन से इन्वेडर्स आए थे जिन्होंने पूरा खेल गड़बड़ कर दिया था? तो रोमन्स आए थे, कि नॉर्मन्स आए थे, कि बाइकिंग्स आए थे, कि सेल्ट्स आए थे? तो आप सबको पता होगा तीन तो आए थे, रोमन्स, नॉर्मन्स और बाइकिंग्स। सेल्ट तो आए नहीं थे। लेकिन 9th सेंचुरी में पूछा है भैया, दिमाग लगाया करो। तो रोमन्स तो सबसे पहले राज्य कर रहे थे, पहले से वो भग गए थे, 400 उसमें 5वीं में भग गए थे। नॉर्मन्स आए थे बाद में। 9th में कौन आए थे? हमारे बाइकिंग जी। और ये बाइकिंग्स ऐसे लड़ाके थे, ऐसे लड़ाके थे, इनको अपन बोल सकते हैं कि फालतू में लड़ जाते थे, है ना। ऐसे लड़ाके थे, मतलब आप बोल सकते हो आताताई टाइप के थे, लड़ जाते थे भयंकर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल वाज इनिशिएटेड बाय विच किंग? कौन सा ऐसा किंग है जिसने एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल यानी कि लाइन बाय लाइन बताया है कि ये ऐसा, ये घटना ये हुई थी, इसके बाद ये घटना हुई थी? तो हमारे अल्फ्रेड द ग्रेट साहब जो हैं, इन्होंने बताया है कि लो भैया हमारे हमसे जानकारी ले लो, और आज हम पढ़ पा रहे हैं तो इनकी वजह से ही पढ़ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। इसका ऑप्शन इधर उधर हो रहा है तो नीचे हो जाओ थोड़ा सा। 17 महाराज क्यों अपने आप को परेशान कर रहे हो? लीजिए साहब बिल्कुल आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एंग्लो सैक्सन पोएट्री वाज ट्रेडिशनली पास्ड डाउन थ्रू। अगर हम बात करें एंग्लो सैक्सन पोएट्री की, तो उसमें क्या चलता था एंग्लो सैक्सन के टाइम पर? क्या किस तरह का जो माहौल था वो चलता था? तो आप सबको पता है किस तरह का माहौल चलता था। मतलब ऑप्शन देख लीजिए, रिटन मैन्युस्क्रिप्ट चलती थी, कि ओरल ट्रेडिशन चलता था, प्रिंटिंग प्रेसेस चलती थी, या स्टोन कार्विंग चलती थी, पत्थरों पे लिखा जाता था, कि वैसे ओरल सुनाया जाता था। तो आपको पता ही होगा कहाँ पत्थर पत्थर, वहां तो ओरल चलता था, सुनाते थे कहानियां, है ना। हु इज द हीरो इन बेवल्फ हु फाइट्स ग्रैंडल? कौन बेवल्फ में हीरो है जो ग्रैंडल से लड़ता है? ग्रैंडल से कौन लड़ता है यार? पहले से बात कर चुके हैं हम लोग, बेवल्फ लड़ता है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बेवल्फ। और यहाँ पे 19 भी इधर उधर खिसक गए हैं भैया, कोई बात नहीं, टाइपिंग करते समय देखो हम ही टाइप करते हैं, हम ही बनाते हैं, तो हो जाती गलतियां। व्हाट इज द मेन सेटिंग ऑफ फॉर बेवल्फ? बेवल्फ की सेटिंग कहाँ पर रखी गई है? दूसरी चीज मत समझ लेना, एक वर्ड के दो मतलब होते हैं। सेटिंग का मतलब होता है कि कहाँ पर इसकी उपस्थिति दर्ज कराई गई है, कहाँ इसके कैरेक्टर्स दिए गए हैं। तो डेनमार्क एंड गीटलैंड में इनके कैरेक्टर्स वगैरह का यूज किया गया है, वहाँ की पृष्ठभूमि ली गई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, हु हेल्प्स बेवल्फ इन हिज फाइनल बैटल अगेंस्ट द ड्रैगन? ड्रैगन से फाइनल बैटल में किसने मदद की थी बेवल्फ की?
तो आप सबको पता होगा बिगलैफ नाम का एक करेक्टर है, इसने मदद की थी भैया, है ना। ग्रैंडल थोड़ी करेगा, बस से तो लड़ ही रहा था बेचारा। और ये जो रौतगर हैं जो ये क्या को करेंगे, ये तो राजा जी थे, ये तो आराम से चैन की बंसी बजा के छुप के बैठे थे और कह रहे थे बेबल से लड़ो, तुम लड़ो भैया, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। केवल 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो देखते जाओ और सीखते जाओ, सीखते जाओ। Which Anglo-Saxon work depicts the battle between Anglo-Saxon forces and Viking invaders? कौन सा ऐसा वर्क है जिसमें बाइकिंग और एंग्लो सैक्सन के राजाओं के बीच की लड़ाई चली है? तो आप सबको पता होगा कि द बैटल ऑफ मल्डन में ऐसी बात की गई है, वहां पे बताया गया ये सब, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। एंग्लो सैक्सन लिटरेचर इज प्रीडोमिनेंटली, अगर हम एंग्लो सेक्शन की बात करें तो उस समय कौन सा ऐसी चीज थी, प्रोज ज्यादा डोमिनेंट थी, ड्रामा ज्यादा डोमिनेंट था, पोएट्री ज्यादा डोमिनेंट थी, या नॉन फिक्शन? तो भैया आपको पता है कि ड्रामा प्रोज तो बाद में आए हैं, ये शेक्सपियर की देन है सब कुछ, पहले तो पोएट्री चलती थी ओनली। तो केवल और केवल आंसर क्या होगा, पोएट्री इज द करेक्ट आंसर। क्यों पड़े हो चिंता में, हम है ना यहाँ पर आपकी चिंता मिटाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ पे क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। 23, द कॉन्सेप्ट ऑफ फेट और डेस्टिनी इन एंग्लो सैक्सन लिटरेचर इज नॉन एज, उस समय जो कॉन्सेप्ट था फेट और डेस्टिनी का, उसको क्या बोला जाता था, उस कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता था? तो उस कॉन्सेप्ट को देखो, कैनिंग होगा नहीं, अभी मैंने आपको बताया ही था कि कैनिंग एक मेटाफोर होता है, रिडल मेटाफोर होता है ना। तो मीड होगा नहीं भैया, वहां पे एक जगह थी और वो जो मीड हॉल था ना, उसको मीड बोलते थे। ये है, ये बियर्ड भाई साहब हैं, बियर्ड है कि वर्ड है, देख लेना आप लोग, ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, व्हाट इज द नेम ऑफ बेबल्स ट्राइब, बेबल की ट्राइब कौन सी थी? तो अभी आपको मैंने बताई था, ऊपर एक शब्द आया था कि इनकी सेटिंग कहाँ रखी गई थी, तो डेनमार्क एंड गीट्स में, गीट्स लैंड में, तो गीट्स इनकी ट्राइब थी, है ना, ये आंसर है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का, क्या कह रहा है लास्ट क्वेश्चन? अरे भैया तुम कहाँ जा रहे हो, लास्ट क्वेश्चन तुम भी आ जाओ। What poetic device involving repetition of the initially consonant sound, अरे यार ये तो मजाक कर लिया, कौन सी ऐसी पोएटिक डिवाइस होती है जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट किया जाता है? बच्चा को पता है, एलिट्रेशन है भैया, ये क्या पूछ लिया। ये क्वेश्चन आपके आए थे PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारे लेके आऊंगा मैं राघवेंद्र पाल। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।